कक्षा 10 गणित अध्याय 2। अध्याय 1 के संपूर्ण भाग को हम लोग देख चुके हैं। अब आज से अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद में आइए जाना जाए कि बहुपद क्या होते हैं, इसमें चर और अचर पद क्या होते हैं तथा बहुपद की घात क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है बहुपद, तो ऐसे विभिन्न पदों के योग को ही बहुपद कहते हैं जो चर और अचर का मिश्रण होता है। तो बहुपद के बारे में देखा जाए तो यहाँ बताया गया बहुपद, ये आपका हो गया बहुपद। बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात के बारे में कहा गया कि बहुपद में x की उच्चतम घात, जो x की सबसे अधिक घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 4x + 2 में घात 1 है तो उच्चतम घात 1 है, तो इसलिए घात भी 1 ही होगी। इसके अलावा 2y² - 3y + 4 में उच्चतम घात आपका 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 होगी। 7u² - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8 की जो घात होगी बहुपद की, वह सबसे उच्चतम घात आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो बहुपद की घात भी 6 ही होगी। बहुपद की घात के बारे में अब पता चल गया होगा आपको कि जो भी घात उच्चतम होगी अर्थात सर्वाधिक होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। वह कुछ भी हो सकती है जो भी उच्चतम होगी। अब बहुपद के प्रकार को देखते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें घात सिर्फ 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x - 3 में घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। तथा x - 2/11 यह भी एक रैखिक बहुपद है क्योंकि घात सिर्फ 1 है। तथा तीसरा है 2/3u + 1 आदि। इसी प्रकार के जो भी आपके पद होंगे वह रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद में घात 1 होता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि घात 2 के बहुपद को, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अर्थात अधिकतम घात 2 होना चाहिए। घात 2 वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² - 3x - 2/5 में x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद होगा। तथा दूसरा उदाहरण देख लिया जाए y² - 2, इसमें भी y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद कहलाएगी। अर्थात अधिकतम घात 2 होने पर द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 1 होने पर रैखिक बहुपद। तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, सेम प्रोसेस। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 होगा वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 2 - x घात 3 अर्थात 2 - x³। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद होगा। तथा x³ अकेले आ जाएगा तो भी त्रिघात बहुपद। √2x³ आदि इस प्रकार के जो भी बहुपद होंगे वह त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। एक आपका चौथा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद
अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 हो वह आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। चर की घात जैसे 2x घाते 4, तो ये 4 हो गया, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। या चर x y z कुछ भी हो सकता है, या हम इसको लिख सकते हैं 3y घाते 4 माइनस 4x 4y, y के रूप का है तो सब में y लिख देते हैं, माइनस 4y प्लस 5। तो अधिकतम घात आपका 4 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे मानक रूप के बारे में। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c ये होता है आपका, जहाँ पे a कैन नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके अलावा त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? त्रिघात, जब घात में 3 आएगा तो उसका मानक रूप क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। लास्ट में ये अचर पद होता है, बाकी घात का घटता हुआ क्रम। यहाँ पर भी a कैन नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के बारे में। द्विघात बहुपद का खंड करने पर हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं जिसको मूल कहते हैं। अब इनके गुणनफल और योगफल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² द्विघात बहुपद है तो घात में 2 होगा, ax² प्लस bx प्लस c के 2 मूल अर्थात इसको शून्य कहते हैं, क्रमशः अल्फ़ा और बीटा हैं। इनके 2 मूल अगर अल्फ़ा और बीटा मान लें तो फार्मूला बनेगा मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल अर्थात मूल को जोड़ा जाएगा, योग माने जोड़, तो मूलों का योगफल बराबर आपका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे फार्मूले में मूल अल्फ़ा हैं और बीटा हैं तो दोनों को जोड़ दिया गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल की बात की गई माइनस x का गुणांक। तो x जहाँ होगा इसके गुणे में जो भी होगा b है तो माइनस b, और बटे x² का गुणांक x² जहाँ भी होगा और उसके बटे में जो भी होगा, तो x² यहाँ है इसके बटे में a है तो यहाँ पर आपका हो गया बटे a। तो ये आपका फार्मूला बन गया माइनस b बटे a। मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटे a। दोनों प्रकार से फार्मूले को याद रखेंगे, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a। माइनस b अपान a ये द्विघात बहुपद से प्राप्त हुआ। अब मूलों के गुणनफल की बात की जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है? लास्ट में जैसे द्विघात बहुपद आपका यहाँ दिया गया है कि ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c में ये अचर पद है, ये आपका x का गुणांक है, ये x² का गुणांक है। तो यहाँ पे फार्मूला है आपका अचर पद, तो अचर पद आपका c है और x² का गुणांक आपका a है। मूल है अल्फ़ा और बीटा तो इनका गुणनफल हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपका फार्मूला बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो ये 2 फार्मूला आपको प्राप्त हुआ, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, आपको याद रखना है। आइए चलते हैं प्रश्नावली पे और देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए। प्रश्नावली 2.1, यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 की बात की जाएगी। तो प्रश्नावली 2.1 में कहा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, px है तो px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है।
एक्स के शून्यकों की संख्या हमें बताना है। तो पहला ग्राफ ध्यान से देखिएगा। पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपका पहला ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा पहले ग्राफ को। अब इसमें px के शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि px के कितने शून्यक हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि px के कितने शून्यक हैं। तो ग्राफ देखकर बड़ी ही आसानी से हम मात्र 2 मिनट में पता लगा लेंगे कि px के कितने शून्यक हैं। अब यहाँ पर px के शून्यक कितने हैं ये हमें पता चलता है कैसे। ध्यान दीजिए x पे, x अक्ष, ये आपके 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष, ये x अक्ष की धन दिशा होती है और ये x अक्ष की ऋण दिशा। ये y अक्ष, ये y अक्ष की धन दिशा और ये y अक्ष की ऋण दिशा। अब यहाँ पे शून्यक पूछा है और कारण भी लिखना है, क्यों कैसे। तो यहाँ पे शून्यक शून्य होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेखा है वो x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, y अक्ष को काट रही है। x अक्ष को अगर काटेगी तभी शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि px के शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो ये आपका x अक्ष है और x अक्ष पे कहीं भी यह रेखा काट नहीं रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है। आंसर आपका हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1 है। अब क्यों है ये भी लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ, ये जो ग्राफ है आपका, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काटता, कहीं नहीं काटता है। ये आपका आंसर हो गया। जो रहेगा स्टेटमेंट वो आपको लिखना पड़ेगा। काटेगा तो लिखेंगे काटता है, नहीं काटता है तो लिख देंगे नहीं काटेगा। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, दूसरा ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से है। ये है आपका दूसरा ग्राफ। दूसरे ग्राफ में ये x अक्ष, ये y अक्ष, अब आपको पता चल गया होगा। और ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। सदैव मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब यहाँ से देखिए x अक्ष पे ये जो रेखा है वह कितनी जगह काट रही है। एक तो यहाँ काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरा देखिए ये यहाँ काट रही है, तीसरा यहाँ। तो x अक्ष पे ये जो रेखा है वह 3 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। हम लोगों को सिर्फ लिखना है शून्यकों की संख्या 3 है, तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3 है। अब क्यों है, क्यों है दूसरे स्टेटमेंट में लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ, क्योंकि जो ग्राफ है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। तीसरा ग्राफ हम आपको बुक में ही दिखाते हैं कि तीसरा ग्राफ क्या है। ध्यान से देखिएगा तीसरे ग्राफ को। ये है आपका तीसरा ग्राफ। अब शायद अभी हम आपको तीसरा ग्राफ ही बना के दिखाए थे, दूसरा ग्राफ छोड़ दिए थे। तो आइए दूसरा ग्राफ देखते हैं। वो तीसरे ग्राफ को हम लोग देखे थे। अब देखिए दूसरे ग्राफ में कितने शून्यक हैं। ये x अक्ष है, x अक्ष पे कितने बिंदुओं पे काट रही है यह रेखा,
तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि मात्र और मात्र एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरे वाले चित्र में आपको दिख रहा होगा कि 1, 2 और 3 ग्राफ में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। याद रखिए जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, अगर px पूछा है तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, y अक्ष का नहीं गिनेंगे। अगर py पूछेगा तब y अक्ष का गिनेंगे। अब चौथे चित्र में आप देख सकते हैं, चौथा ग्राफ आपका स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मात्र और मात्र 2 बिंदु पर, x अक्ष के 2 बिंदुओं पर यह रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या आपकी 2 हो जाएगी। पांचवें ग्राफ में रेखा जो है वो देखिए x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमारा शून्यकों की संख्या जो है वो 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अगला है छठवें में आप देख रहे होंगे x अक्ष को ये जो रेखा है परवलयाकार, वह कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है? ये 1 बिंदु। यहाँ पर भी एक ही बिंदु रहेगा, 2 बिंदु नहीं, 1 बिंदु, क्योंकि ये टच करके ऊपर गया है, प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो 1, 2, ये तो y अक्ष पे इसको नहीं गिनेंगे, मात्र x अक्ष का। तो 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न सॉल्व कर दिए गए। आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न आपको समझ में आए हों और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी करिए तथा अपने मित्रों को शेयर भी करिए, जिससे कि उनको पढ़ाई में सुविधा मिल सके। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क वह अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। अगले प्रश्नावली के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी प्रश्नावली 2.2 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।